कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में आज शाम को हमने उस पर स्ट्रेस किया था क्योंकि आर्टिकल 19 चल रहा था। और आजकल ये ज्वलंत प्रश्न इसलिए है क्योंकि अभी खान सर वाला मैटर आया। इससे पहले 2 मीडिया ट्रायल हमारे यहाँ पर चल होते हुए मीडिया कर रहा है। एक तो वो आत्महत्या वाले जो मामले 2 रहे उनके साथ रखते हुए, तो इस वजह ये थोड़ा मैं समझता हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण है और 2025 का केस है, उसे हम यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। और मैं ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था वो आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके पास पहुंच गया होगा, ग्रुप में भी है, मैंने डाला था, इसे हम देख लें थोड़ा सा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन इंटरनेट, इसके संदर्भ में विकिपीडिया वाला केस था। मैंने 3-4 क्वेश्चन जो इसके सामने रखे थे उनके आंसर के साथ दिया है। ये तो हम अगर मान लिया कहीं क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ हम देखें 2 क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं विशेष रूप से जिन पर हम विचार करेंगे। जुडिशरी मस्ट नॉट बी हाईली सेंसिटिव। यहाँ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। और आपके लिए जो क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, यहाँ हम कह सकते हैं आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 ए के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज आती है कि क्या इसमें टेस्ट हैं, सब जुडिस प्रिंसिपल की क्या स्थिति है और हम किस तरह से इस चीज को विचार में ले सकते हैं, नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी की क्या स्थिति है, और एक स्पेशली कौन कौन से टेस्ट इसके अंतर्गत दिए गए, इसके अंतर्गत रखे गए। तो उन चीजों को हम यहाँ विचार में लेते हैं और किस तरह से हम इसको देखते हैं। 4 पॉइंट यहाँ पर आए जिन पर हमने विचार किया और देखा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति क्या हो सकती है, मुख्य प्रश्नों को सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर इसके अंतर्गत रखा। और पहली चीज जो रखी गई, कोर्ट एज ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन मस्ट रिमेन ओपन। और ये सिद्धांत था ओपन जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस। आपके लिए आ सकता है इनमें से कोई भी रखते हुए, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस, नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। अभी जब एनालिसिस करेंगे इसका आ जाएगा तो मैं उसे दूंगा। विकिपीडिया वाले केस में जो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है मेंस के लिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस प्रोपाउंडेड इन द केस ऑफ विकिपीडिया 2025, ये हो सकता है। हिंदी में कह सकते हैं खुले न्याय के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है, जो कि विकिपीडिया वाले केस में अवधारित किया गया। 4 लाइन में केवल आपको लिखना है। पहली स्थिति आपको लिखनी है, दैट इज कनेक्टेड टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 ए, और उसकी रेस्ट्रिक्शन। क्या पब्लिक इंस्टीट्यूशन होने के नाते ये सभी सिटीजन के लिए खुला होना चाहिए, ये भी हो सकता है। और ओपन जस्टिस का सिद्धांत इस केस में होल्ड किया और इस क्वेश्चन के साथ किया, वेदर द कोर्ट में पास एन ऑर्डर टू रिमूव इंफॉर्मेटिव सब्सटेंस फ्रॉम मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ टेस्ट ऑफ सब जुडिस, दैट विल बी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फॉर्म में है जो कोर्ट ने इसका निर्धारित किया है, और मैं समझता हूं कि ये आपके सामने आने की संभावना हो सकती है इसी फॉर्म में। हिंदी में, चाहे हिंदी में आप देख लें, आपके पास है क्वेश्चन फॉर्म में। क्या न्यायालय केवल इस आधार पर किसी सूचना संबंधी तथ्यों को मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दे सकता है कि क्योंकि मामला सब जुडिस है। यहीं पर हम ओपन जस्टिस का सिद्धांत रखते हैं, सब जुडिस का सिद्धांत रखते हैं, और इसके साथ एक टेस्ट है प्रोपोर्शनेटली, टेस्ट फॉर प्रोपोर्शनेटली, कि किस तरह से किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ कोर्ट का सीधा संबंध इस क्वेश्चन से अगर हम देखते हैं, अगर ये अकेला क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन बन के आते हैं, तो उस स्थिति में आपको केवल एक ही केस देना है, प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस। और यहां पर कहा गया कि ऑब्जेक्टिव जो रखा गया है, ये रखा गया है कि जो हमारा न्यायालय है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इट इज ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन,
and it cannot be restrict any publication, any informative substance there on the ground of sub judice. Mere sub judice is not sufficient to rest in media trial. मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए केवल यह पर्याप्त आधार नहीं है, हिंदी में ध्यान रखना आपके पास होगा, यह पर्याप्त आधार नहीं है कि किस प्रकार से हम इस चीज को रख सकते हैं, पर्याप्त आधार नहीं है कि मामला विचाराधीन है, बल्कि फिर क्या होना चाहिए, कोर्ट के पास क्या ऐसा है कि वो इसको रोक सके। तो वहां पर एक टेस्ट रखा गया, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनेटली। यहां कोर्ट को देखना है, टेस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है कि क्या ये कहीं ना कहीं न्यायालय के विचारण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। ये शब्द आप लिख देंगे। यहां पर हम कह सकते हैं यदि रीजनेबल क्रिटिसिज्म है, युक्तियुक्त क्रिटिसिज्म है, 3 शब्द हैं, नॉट ओनली द क्रिटिसिज्म but it should also be necessary for the purpose of information, it should be reasonable। दूसरा हम कह सकते हैं does not adversely affect the trial। टेस्ट रखें रीजनेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का, प्रोपोर्शनेटली का क्या है। नंबर 1, यह सूचना इंफॉर्मेशन आवश्यक है, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत सूचना देना ही हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, सूचना प्राप्ति का अधिकार भी इसके अंतर्गत इन्वॉल्व है, तो हम उसे बैलेंस करके चलेंगे। दूसरी स्थिति, रीजनेबल क्रिटिसिज्म परमिसिबल है, लेकिन रीजनेबल कब होगा, जब यह एडवर्सली इफेक्ट ना करता हो विचारण को। रिपोर्टिंग कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड, जब तक नहीं रोका जाएगा, नोट करना, जब तक नहीं रोका जाएगा, जब तक कि यह प्रोहिबिटेड ना किया गया हो, जब तक कि ये जो है कहीं ना कहीं इस रूप में ना रखा गया हो। इसके साथ यहाँ आपको इससे ठीक पहले वाला एक केस और मैं दिखाऊंगा, उसे भी आप इसके लिए याद रखेंगे। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन वर्सेस सेबी, इससे ठीक पहले मैंने उसे डिस्कस किया था, उसे भी दिखा रहा हूं इसके साथ। इन दोनों के अंतर्गत दिए गए टेस्ट को हमें देखना है। बस आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं यहाँ पर कि जो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन वाला केस था, उसमें कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, ये आपके लिए आ सकता है इस केस के साथ। ये महत्वपूर्ण रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है दोनों, क्योंकि आज के समय में लाइमलाइट का प्रश्न है। खानसर वाला मामला हो या 2 आत्महत्या वाले मामले हों, मीडिया में आप रोजाना देखते हैं कि उनका मीडिया ट्रायल खुले रूप से चल रहा है। क्यों चल रहा है, कहाँ लिखा है, क्यों उसे नहीं रोका गया? उसका मुख्य कारण विकिपीडिया वाले केस में दिए गए निर्णय हम ले सकते हैं। इसकी साइटेशन आपको याद रखनी है। इट इज द रीजनेबल क्रिटिसिज्म। अगर ये रीजनेबल क्रिटिसिज्म है, यहां हम कह सकते हैं नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन में, whether the criticism or any comment on any court proceeding or decision is suo motu, contempt of court, it may also be the question। हो सकता है ये ना पूछा जाए क्योंकि विवादित हो सकता है, कोर्ट इसे ना पूछना चाहे, लेकिन उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कोई भी रीजनेबल क्रिटिसिज्म है तो वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। और इट डज नॉट, अगर ये एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा है ट्रायल को, तो हम कह सकते हैं प्रेजुडिस नहीं कर रहा है और हम कह सकते हैं आवश्यक नहीं है एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाना। 3 शब्द याद रखें। नंबर 1 रीजनेबल क्रिटिसिज्म है, नंबर 2 ट्रायल को एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा है प्रतिकूल रूप से, और तीसरी चीज रेस्ट्रिक्शन आवश्यक नहीं है एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए। न्याय के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक नहीं है, तो उस स्थिति में
रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, इन चीजों को निकालने के लिए नहीं कहा जा सकता। जुडिशरी मस्ट नॉट बी हाइपर सेंसिटिव, ये इस केस के अंतर्गत दिया गया। थोड़ा सा जो मैंने संदर्भ दिया आपको दूसरे केस का, उसका भी संदर्भ आप यहाँ देख लें। इसके साथ जुड़ करके है ये जो हम रखते हैं रिपोर्टिंग, जो इसके संदर्भ में था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया, मीडिया ट्रायल के संदर्भ में सारा इंडिया रियल एस्टेट वर्सेस सेबी 2012 का केस था। इसमें अभी आपके लिए कहने के लिए है कि इसमें कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। यहाँ केवल मैं आपको सोर्स आपके लिए दे रहा हूं जिससे कि आप इस चीज को निकाल सकें। और यहाँ इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, सारा इंडिया, दो केसेस आप याद रखेंगे मीडिया ट्रायल के संदर्भ में। टेम्पररी restriction on publication and broadcast of a specific matter can be placed if the said publication can adversely affect the trial। ये एडवर्स इफेक्ट के संदर्भ में हम देखते हैं, यदि ट्रायल को एडवर्सली अफेक्ट करता है, ये सिद्धांत यहां दिया गया। लेकिन फिर भी आप इसे गौर से पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। यहां केवल मैंने सब्सटेंस के रूप में रखा है, पॉइंट रखा है। यदि जो पब्लिकेशन किया गया है उसे रोका जा सकता है, टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, यदि इस संदर्भ में हो वो वैलिड होगा। तब जबकि वो एडवर्सली अफेक्ट करता है विचारण को। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिकेशन मीडिया ट्रायल को या किसी प्रकाशन को या किसी तथ्यों के एनालिसिस को, जो कि टीवी पर हम देखते हैं, रोजाना देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं, सबके इंटरव्यू, वो गवाह हैं जिनका विचारण कोर्ट में होना है और मीडिया में उसका विचारण हो रहा है, तो कोर्ट उसे रोक सकता है। लेकिन ये परमानेंट चीज नहीं होगी। कोर्ट उसे कब रोकेगा? जबकि वो कहीं ना कहीं प्रभावित एडवर्सली कर रहे हो न्यायालय के निर्णय। न्यायालय इस संदर्भ में जो निर्णय लेना चाहें उसको लेने की पूरी छूट होगी। और उस स्थिति में यदि वो एडवर्सली करते हैं तो परेशानी। ये दो केस आप याद रखें, मैं समझता हूं। अभी हमने जो देखा है ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के आधार पर। मीडिया ट्रायल के संदर्भ में आपके यहाँ प्रेस्टी भी आ सकती है, इस जजमेंट को इसलिए महत्वपूर्ण रखा जा सकता है, या फिर ऐसे का टॉपिक भी इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इन चीजों को हम देखें। एनालिसिस की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बहुत साफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज के लिए हम यहाँ सर कोई एम्बिगिटी नहीं है, सब ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या सीआरपीसी में जो 327 है उसमें जो सामान्य जनता के लिए, मतलब वहाँ वर्ड यूज हुआ है जनरल पब्लिक, उसका भी कुछ मतलब इससे लिंकअप है? क्योंकि वहां भी न्यायालय का खुला होना ही माना गया है जब तक उसमें कोई गंभीर क्षति ना हो। हाँ, खुला हुआ न्यायालय है, वो उसी तरह का है, इसीलिए तो कहा है ना। असल बात है ना, वो तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का प्रतिबिंब है। वो अपनी शक्ति तो कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है ना, आर्टिकल 19 से लेता है, इसलिए खुला न्यायालय रखा है क्योंकि हमें सूचना प्राप्ति का भी अधिकार है। इन दोनों केसेस में ये भी कहा गया सारा इंडिया में, और ये ऊपर जो लिखा है इसमें भी, ये फंडामेंटल राइट है टू गेट इंफॉर्मेशन। इन तीन को भी जोड़ सकते हैं। ऊपर एक केस लिखा है 2021 का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस एम.आर. भास्कर। ये एक तरह से जिस समय इलेक्शन थे उस समय चुनौती दी गई थी इलेक्शन कमीशन के मामले में। इलेक्शन कमीशन वहां गया था, और राइट टू गेट इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति का अधिकार है। यदि कहीं कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, फंडामेंटल राइट है, और ये आयोग का भी कार्य है कि वो सूचना दे। फ्रीडम ऑफ मीडिया, रिपोर्ट एंड डिस्कशन, ये हम इस चीज के अंतर्गत रखते हैं। जजेस के डिस्कशन, ये तीनों केस एक साथ जुड़ते हैं। जजेस का डिस्कशन, जजेस लॉयर्स का डिस्कशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड इंक्लूड रिपोर्टिंग टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग, बिकॉज राइट टू गेट इंफॉर्मेशन इज आल्सो द फंडामेंटल राइट। हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन फॉर्म में आपके सामने आ सकता है मीडिया ट्रायल के साथ। क्या क्वेश्चन होगा वो मैं नोट करा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये अलग से है, ये मैंने एडजस्ट के हिसाब से तैयार नहीं किया था।
उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। क्वेश्चन लिख लें, ओपन डिस्कशन made by judges and lawyers doesn't require to be in camera. Doesn't require to be in camera. It is the fundamental right of every person not only to express his views, but also get the information. Analyze the above statement in the light of recent verdicts of the apex court regulating media trial. Regulating media trial, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। उसमें आप इन 3 केसेस का संदर्भ देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस एमआर भास्कर, AIR 2021। नोट कर लेना, ये आपके पास वैसे नहीं होगा ग्रुप में, तो हालांकि मैंने भेजा ऐसा है, और भी नहीं तो मैंने चार्ट ये वाला आपके पास भेजा, उसमें लिखा है, नहीं समझ में आ रहा तो नोट कर लेना। क्वेश्चन हिंदी में लिखेंगे क्या? नहीं सर, बस केस बता दीजिए, ये वाला जो है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां से आप शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसी का ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस एमआर भास्कर, AIR 2021। AIR 2021 विजय भास्कर है। यहां हम कह सकते हैं ये फ्रीडम ऑफ मीडिया टू रिपोर्ट रिगार्डिंग द डिस्कशन मेड बाय जजेस एंड लॉयर्स के संदर्भ में चीज आती है। जो भी न्यायाधीशों और वकीलों के मध्य जो विचार विमर्श होता है, न्यायालय में आर्ग्यूमेंट होते हैं, और इसी की वजह से मैं समझता हूं जो आपके सामने यूट्यूब पर या अन्यथा हम कोर्ट की प्रोसीडिंग देखते हैं, वहां कहीं इन चीजों से प्रभावित है। जुडिशियल प्रोसीडिंग आर इंक्लूडेड इन रिपोर्टिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग बिकॉज right to get information is also the fundamental right under Article 19 of Clause 1। केवल सूचना देने का ही अधिकार नहीं है, लेने का अधिकार भी है। और यहाँ पर भी मीडिया ट्रायल के साथ हम देखते हैं, और यहाँ जो टेस्ट है मुख्य रूप से जो सहारा इंडिया में दिया गया, पब्लिकेशन which is adversely affects the trial, केवल उसे रोका जा सकता है। यदि प्रतिकूल रूप से विचारण को प्रभावित करता है तो ये हमारा टेस्ट है जिसके आधार पर हम कोर्ट उसे रोक सकता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया दोनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर ये मैं समझता हूं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट चीज पर हम यहाँ पहुंचते हैं। ये आपके सामने खुल गया, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हाथ के लिखने के बजाय अगर प्रिंटेड होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है आप लोगों के लिए, इसलिए आपके पास ये है ही। और ये आपके सामने है केस का नाम ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का। यहाँ हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपन जस्टिस, रिपोर्टिंग ऑफ पेंडिंग केसेस एंड लिमिट्स ऑन टेक डाउन ऑर्डर्स, ये हमारा यहाँ विशेष रूप से विषय है। और जो प्रश्न है, अब जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, अब इस क्वेश्चन पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं इस केस का, यहां हम कहेंगे सबसे पहली चीज रेलिवेंट प्रोविजन आप लिखेंगे। इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट आपको नहीं देने, छोटे करके देना। रेलिवेंट प्रोविजन में आप यहां रखेंगे आर्टिकल 19 सब क्लोज 1, आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 क्लोज A in reference to सब क्लोज 2 that creates the restriction। किन किन आधारों पर रेस्ट्रिक्शन हो सकती है वो उन्हें डिस्कस नहीं करना है। और इसके साथ आर्टिकल 21 भी आप जोड़ेंगे।
यहां हम कह सकते हैं देयर इज द कोर क्वेश्चन विच इज रिलेटिंग टू, जिस पर हम टॉपिक पर विचार कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आप लिख सकते हैं। द कोर थीम ऑफ this analysis is freedom of speech, open justice, reporting, pending cases and limited on, ये इसके अंतर्गत। यहां हम कह सकते हैं जैसे अभी भी एक डेफामेशन का मामला आ रहा है, एएनआई ने डेफामेशन सूट दाखिल किया विकिपीडिया के खिलाफ, केस के पेंडिंग रहते हुए। विकिपीडिया कैरीड कंटेंट रिलेटेड टू द डिस्प्यूट एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। यहां पर कोर्ट प्रोसीडिंग के संदर्भ में विकिपीडिया ने अपने पेजेस पर कुछ चीजें डाउनलोड की, जिससे प्रभावित होकर के एएनआई ने एक दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर डाला और ये कहा कि ये कंटेम्प्ट हुआ है और ये इन पेजेस को यहां से हटाएं। हाई कोर्ट ने उन पेजेस को हटाने का निर्देश दिया। अभी आपके सामने आ रहा है जो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चली है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो खान सर ने जो चीजें कही हैं उन्हें उससे हटा दें और 2 करोड़ का कंपनसेशन दें क्योंकि मानहानि हुई है। हालांकि वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे हाई कोर्ट से नहीं जुड़ा है, कोर्ट से अलग है। यहां पर कोर्ट का मामला आ जाता है। न्यायिक कार्रवाई करते हुए मानहानि की कार्रवाई में हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को निर्देश दिया, विकिमीडिया को, कि वो उन पेजेस को उससे हटा दें। इसको चुनौती दी गई, इस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट को। अब ये इश्यूज आपको रखने हैं 2 लाइन में, आप ये तो लिख ही सकते हैं फैक्ट। अभी तक हम जो पहुंच रहे हैं 2 ही चीजों पर पहुंच रहे हैं। एक पहली चीज हमने देखी कि कौन से प्रोविजन होंगे, ये एनालिसिस कैसे करेंगे उसका ढंग है। सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजन, फिर कंसाइज फॉर्म में फैक्ट आप दें, 2 लाइन में लिख सकते हैं अगर आप जो पहले केस पढ़ा है। अब फिर इसके बाद इश्यूज पर बिल्कुल ये पैटर्न आपको रखना है। और यहाँ पहला जो इश्यू यहाँ पर था, कैन पब्लिकेशन अबाउट पेंडिंग केसेस बी रिमूव, ये पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है। मेयरली बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, हिंदी में भी लिखा है। क्या सामग्री हटाई जा सकती है केवल इस आधार पर कि मामला लंबित है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल इसी आधार पर उसे हटाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केवल सब जुडिस होना पर्याप्त आधार नहीं है। ये इसका हेल्ड है लास्ट तक, जो भी दिखाई देगा आपको। केवल सब जुडिस होना पर्याप्त आधार नहीं है किसी भी ऐसी रिपोर्टिंग को या कोर्ट प्रोसीडिंग को की कार्रवाई को दिखाना, और क्योंकि वो अपने आप में नहीं है तो ये स्थिति के अंतर्गत आता है। उसका जवाब यही है, डज डिस्कशन ऑफ पेंडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग अमाउंट टू कंटेम्प्ट। और मानना के लिए यहाँ कहा गया और ये कहा कि क्या ये कंटेम्प्ट के अंतर्गत आ गया, और क्या यदि कंटेम्प्ट ही होता है तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की सूचना प्राप्ति के अधिकार को भी प्रभावित करेगा। व्हाट टेस्ट मस्ट कोर्ट अप्लाई बिफोर पासिंग टेक डाउन और प्रायर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। अगर यही कहीं किसी चीज को रोकते हैं, यदि ये कहा जाता है कि इसे रोका जाए, तो ये इस स्थिति में आता है, निर्णय पर आ जाए सीधे। जो 3 पॉइंट इसके अंतर्गत रखे, इससे ज्यादा इसमें समय नहीं देंगे। यहाँ पर हम जो बात करते हैं, स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निरस्त किया था और ये कहा था कि आप इनको पेजेस को अपने उससे हटा दें, केवल एक आधार पर कहा था कि क्योंकि मैटर पेंडिंग है और उसके पेंडिंग रहते हुए प्रोसीडिंग हटाई जाए। उसमें ये निष्कर्ष नहीं लिया था कि ये कहीं ना कहीं न्यायालय के निर्णय को प्रेजुडिस कर सकता है। यदि ये कह दिया जाता तो शायद वो आदेश सही हो सकता था। यहां पर यही कहा, सेट असाइड द डिक्री हाई कोर्ट टेक डाउन डायरेक्शन इट हेल्ड दैट द मेयर पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, ये महत्वपूर्ण है। ये हमारा जो एक तरह से हम कह सकते हैं जिस्ट है, वो ये है, रेशियो डिसिडेंडी कहेंगे इसे। अभी आगे निर्णय के साथ रेशियो में ये मिलेगा आपको, लास्ट में हम इसे रेशियो के रूप में लिखेंगे। और ये पहला रेशियो होगा, मेयर पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग इज नॉट एनफ
to restrict publication, and such publication can't be considered to be contempt or defamation. ये आ रहा है इसमें रेशियो डिसिडेंडी आ गया नीचे। एक कोर्ट में रेस्ट्रेन और रिमूव पब्लिकेशन, ये देखें इसमें जो विधिक सिद्धांत निर्धारित किए गए, कोर्ट में रेस्ट्रेन और रिमूव पब्लिकेशन कंसर्निंग ए पेंडिंग, इस केस को जरूर याद रखना, 2025 का मैं समझता हूँ भूलेंगे नहीं। विकीपीडिया एक जैसा याद रहेगा। अब कोर्ट में अब 3 केसेज आपको याद रखना है इसके संदर्भ में। यहाँ पर हम कह सकते हैं आर्टिकल 19 से जुड़े हुए मीडिया ट्रायल से संबंधित 3 केसेज याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्ट में रेस्ट्रेन और रिमूव पब्लिकेशन concerning a pending case only when such publication creates a real and substantive risk। ये इसे हम देखें, ये महत्वपूर्ण है, इसे अंडरलाइन कर लें और इसे याद करके ऐसे शब्द लिखे गए तो अच्छा होगा। पब्लिकेशन creates a real and substantial risk of prejudice to the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये महत्वपूर्ण है, जिनको याद नहीं होता वो रख लें। पब्लिकेशन कंसर्निंग ए पेंडिंग केस ओनली व्हेन, कब किया जा सकता है, दैट इज द रेशियो डिसिडेंडी ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। आई होप दैट यू विल नॉट मिस दिस पर्टिकुलर लाइन। अगर आपने लाइन लिख दी है और ये प्रश्न है तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिलेंगे। ये एज इट इज नहीं है तो परेशानी होगी। दैट इज द ओनली वे टू आंसर द क्वेश्चन इन एचडीएस एग्जामिनेशन। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास पेपर गया था संडे को, कोशिश करें उसे जल्दी से जल्दी, 2 दिन की छुट्टी इसीलिए रखते हैं जिससे कि आप उन्हें ढूंढ करके अच्छी तरह से क्वेश्चन लिख सकें। ढूंढने का समय आपके पास है, ऐसा नहीं कि बिना देखे लिखें, लेकिन देख करके साथ साथ में लिखो आंसर, उसे पढ़ो, देखो, क्वेश्चन का सर्च आउट कर लो। मैं क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि आ सकते हैं, और सर्च आउट क्या करना, आपके पास पहले पढ़ाया हुआ मैटर दिया, कुछ भी अलग नहीं दिया, उन्हें याद करो और फिर बैठ करके ये भी लिखो कितनी देर में आपने किया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पेज अ लॉट। आप सब जानते हैं जिन्होंने पहले पेपर दिया है, कुछ लोगों के 80 नंबर तक के पेपर भी छुटा है। यदि 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर छुटता है तो सिलेक्शन की आशा कैसे की जा सकती है। तो इसलिए इस बार आपको प्रयास करना है कि आपका संतुलित आंसर हो, सीमित हो और पूरी तरह से फिट हो। और उसके लिए ढंग यही है कि आपको जो है उसका जिस्ट निकाल करके लिखना है। ये तो खैर एनालिसिस में तो लिखना ही है, इसके अलावा अन्य क्वेश्चन में भी आपको कोशिश ये करनी है केस का नाम और उसके साथ जिस्ट 2 लाइन में लिख करके छुट्टी करें। वहां ऐसा नहीं कि 19 सब क्लोज 1 पूरा पढ़ेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोज 2 लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें लिखेंगे तो बस आप 19 लिखते रह जाएंगे। इसीलिए हमें ध्यान रखना, पब्लिकेशन क्रिएट्स a real and substantial risk for prejudice to the administrative justice। ये टेस्ट है किस चीज के लिए, यहाँ क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द टेस्ट टू रेस्ट्रेन और रिमूव पब्लिकेशन कंसर्निंग ए पेंडिंग केस। ये क्वेश्चन हो सकता है और ये टेस्ट में केवल 1 लाइन लिखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। टेक डाउन ऑर्डर मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी, एंड ये शब्द ये है। और यहाँ प्री का क्वेश्चन एक और लिखने आप, शायद बाद में इसमें मिले ना मिले, मैं लिखा रहा हूं नोट करने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मैं इसे ढूंढ रहा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी रिगार्डिंग बैन ऑन मीडिया ट्रायल। बस, और हो सकता है लास्ट का भी ना लिखे, वो इतनी कृपा ना करें। अगर वो लास्ट का वो सब नहीं लिखते हैं तो फिर आपके पास केवल ये क्वेश्चन रह जाता है, इट इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, क्वेश्चन नंबर 1। आप मान करके चले, 2 मान लें, पहला तो ऊपर का हो गया। एक ही क्वेश्चन से निकालना है। नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी का क्या है ये मैं आपको दे रहा हूं अभी इसके साथ, हिंदी में आपके सामने है। वास्तविक और गंभीर खतरा हो, जब तक नहीं है तब तक नहीं चलेगा।
अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। आवश्यकता और अनुपातिकता, हिंदी वाले नोट कर लेंगे, ये शब्द लिखने हैं। आवश्यकता और अनुपातिकता ये तो सब आपके पास है, लिखाने की जरूरत है ही नहीं। अब जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए रेशियो डिसिडेंटी के बाद, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स propounded, ये इसी तरह लिखना हेडिंग बना करके, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स propounded इन द प्रेजेंट केस। मैं नहीं समझता दुनिया की कोई ताकत है आपके एनालिसिस को गलत बता देगी, और मुश्किल से 1 पेज में 1.5 पेज में आप एनालिसिस कर सकेंगे कम से कम टाइम में। कोशिश करें, आपके पास ये है, इन सबको बंद करके एनालिसिस करके देखना किसी केस का, कितनी देर में लिखते हैं, और उस पर डाल देना इतना समय लगा, तो उसमें इंप्रूवमेंट आपको करना 1-1.5 महीने में, मैं समझता हूँ आप कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और यहां हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल हेल्ड किए हैं, कोर्ट आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये प्रिंसिपल हेल्ड किए हैं जिन्हें हम याद रख करके चलेंगे, ये लिखे जाने जरूरी हैं। यदि आप इन्हें नहीं लिखेंगे तो फिर समझ लें इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अब तो कई सारे डिस्कशन में कर चुका हूँ, शायद आपको ध्यान हो गया होगा कौन कौन सी चीजें आनी है। सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजन, दूसरे के अंतर्गत कंसाइज फॉर्म में फैक्ट, तीसरे के अंतर्गत जो मैटर डिस्प्यूटेड था, इश्यूज हम कह सकते हैं, इश्यूज, और उसके आधार पर रेशियो, जो निर्णय दिया उसका रेशियो क्या था, और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड इन द मैटर। बस ये 4 करने हैं, कंक्लूजन में कुछ करना ही नहीं है। यहां हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, देयर प्रोसीडिंग्स कैन बी रिपोर्टेड, डिस्कस्ड एंड criticized. That is the principle laid down in respect of media trial. खुली छूट है। सामान्य सिद्धांत क्या है कि पब्लिकेशन हो सकता है, उन चीजों को प्रकाशित किया जा सकता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है कि रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, यहां नहीं है, वो क्वेश्चन में लिखा रहा हूं। जनरल रूल नोट करने, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जनरल रूल इज दिस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा दूंगा, दोनों में लिखो, हिंदी वाले भी इंग्लिश में कोशिश करेंगे लिखने की। जनरल रूल इज दिस, दैट proceedings of the court can be reported, discussed and criticized by media, including electronic media. Discuss the above statement determining the scope of this fundamental rights, including to get information. बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जो इतना है सामने लिख रहे हैं। सब जुडिस डज नॉट मीन साइलेंस, कितना सुंदर है। पेंडेंसी अलोन कैन नॉट जस्टिफाई सेंसरशिप। मैं समझता हूं आप सभी इत्तेफाक रखते होंगे, यदि आपकी लैंग्वेज पेपर में ये होगी तो कौन आपको रोक देगा सिलेक्शन से, मैं तो नहीं मानता। इससे मैं समझता हूं आपकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, हिंदी में भी बढ़ेगी। न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने का तात्पर्य चुप रहना नहीं है। सब जुडिस लिखा है, न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने का अर्थ चुप रहना नहीं है, केवल मामला लंबित होने से उस पर को प्रतिबंधित, प्रकाशन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, लिख देना आप हिंदी में। Fair criticism of the court or judicial proceeding is not a contempt. That is the
सेकंड और द थर्ड, पॉइंट वाइज याद कर लेना। तो मैं समझता हूं इस चीज को हम ध्यान रखें, और मैं समझता हूं कुछ और करने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। प्रकाशन से पहले रोक लगाना असाधारण उपाय है, कुछ सीमित रूप में ही किया जा सकता है। प्रायर रेस्ट्रिक्शन इज एन एक्सेप्शनल रेमेडी, सामान्यतः यूज नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स द राइट टू पब्लिश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नहीं छोड़ सकते, बार बार ये आ रहा है। इसे देखें क्या क्या चीजें आती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स, क्या क्या चीज शामिल है। ये कई बार ये क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है स्टेटमेंट में, और ये अगर स्टेटमेंट में आता है तो हमें लिखना है दिस प्रिंसिपल वाज हेल्ड इन द केस ऑफ विकीमीडिया। In the case of Wikimedia, discussing the fundamental right of freedom of speech and expression. Freedom of speech includes the right to publish, discuss, critics and receive information. ये एक तरह से जिस्ट हैं पूरे के पूरे, इन्हें तो याद कर देंगे, मैं नहीं समझता, और बहुत लंबा समय इसमें लगाने की जरूरत है, वो तो बता देंगे, मैं तो नहीं समझता कुछ और करने की जरूरत है। यहाँ आपके लिए की पॉइंट भी आपके पास, सबके पास हैं। ओपन जस्टिस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इसमें यूज किए गए हैं, और इन्हें शब्दों को ही आपको प्रयोग करना है जब कभी भी आपको बड़ा छोटा आंसर लिखना हो। यहां हम कह सकते हैं, जो हम विचार कर सकते हैं, यहां एक क्वेश्चन फॉर्म में लिख लें। The pronouncement of apex court, नोट कर लें इस क्वेश्चन को ऐसे, pronouncement of apex court regarding the freedom of speech and expression, which includes the freedom of press or electronic media, this judgment is strengthened Article 19 Sub Clause 1A, जो इसको प्रतिबंधित करता है, रोकता है। इनके नाम आते ही आप समझ जाएंगे क्या है। तो ये हम कह सकते हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और ये कंक्लूजन इसके अंतर्गत आ जाता है। लास्ट में कंक्लूजन जरूर डाल देना। तो 4-5 पॉइंट हुए। नंबर 1 आपको करना है रेलिवेंट प्रोविजन, दूसरा फैक्ट्स, तीसरे के अंतर्गत बिंदु जो विचारित हुए, और इसके बाद हम सीधे सीधे उसका रेशियो निकालना है। वो पॉइंट जो इसके निष्कर्ष के रूप में रेशियो डिसिडेंडी हम जिसे कहते हैं, उन्हें याद रखेंगे, और फिर इसके साथ कंक्लूजन देते हुए लास्ट में हम इस चीज पर लाएंगे। हिंदी में आप इसको इस रूप में रख लेना कि किस तरह से हम देखते हैं केवल किसी मामले में लंबित होने से खुली न्यायालय व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, इतना हम रखना है, और ये कंक्लूजन हमारा इसमें हो जाता है। मैं समझता हूँ कुछ और करने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी, आपके पास पूरा है।